नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 7th बीपीएससी के लिए बहुत ही अच्छा बेहतरीन बुक है रुक्मणी पब्लिकेशन का, उसका पीटी का ओपन टेस्ट। तो ये पीटी के लिए जो ओपन टेस्ट सीरीज है, ये आपका टेस्ट सीरीज नंबर 2 को हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले टेस्ट सीरीज नंबर 1 को हम लोग पिछले वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो आप हमारे चैनल को विजिट कीजिए और वहाँ से टेस्ट सीरीज 1 को प्राप्त कीजिए और फटाफट बीपीएससी 70 के लिए पीटी के लिए बनाइए। तो इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए हुए हैं। तो यानी यार जो टेस्ट सीरीज है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए होने वाला है। जो भी स्टूडेंट हिंदी मीडियम वाले होंगे वो हिंदी में कवर करेंगे और जो भी इंग्लिश मीडियम वाले होंगे वो इंग्लिश में क्वेश्चन को बनाएंगे। तो टोटल इसमें 150 प्रश्न और सभी प्रश्नों के अंक समान हैं, यानी ऑल क्वेश्चन क्वेरी इक्वल मार्क्स। तो चलिए और भी जो भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो आप सभी देख लीजिए और हम लोग फटाफट सेट नंबर 2 को कवर करने वाले हैं। तो आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये रुक्मणी का टेस्ट सीरीज जो है प्लेटफॉर्म का बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। आपके लिए जो टेस्ट सीरीज है बहुत ही अलग महत्व रखता है। तो चलिए 70 बीपीएससी ओपन टेस्ट जो आपका हो गया पीटी के लिए वो स्टार्ट होता है टेस्ट सीरीज नंबर 2 के साथ। 2 है इसका हो गया। तो देखिए क्वेश्चन इधर इंग्लिश में आपका मिला हुआ है और इधर आपका हिंदी में है। तो जो भी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट होंगे हिंदी में कवर करेंगे और जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे वो इंग्लिश में कवर करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से व्युत्पन्न मात्रा है, यानी कि अमॉन्ग द फॉलोइंग द डिराइव्ड क्वांटिटी इज। तो फटाफट दोस्तों इसका कमेंट में आंसर बताइए कि कौन सा इनमें से व्युत्पन्न मात्रा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डेंसिटी होगा, यानी कि घनत्व होगा। तो डेंसिटी यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, घनत्व। दूसरा है कि 1 माइक्रोन बराबर होता है 1 माइक्रोन इक्वल टू, वो कितने के बराबर होता है फटाफट बताइए दोस्तों कमेंट में। इसका जो होता है 1 माइक्रोन वो होता है 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका भी राइट आंसर है आपका 2 का। सूची 1 में जिस भौतिक मात्रा को दिया हुआ और सूची 2 में इसका इकाई दिया हुआ है, यानी फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट्स दिया हुआ है, तो उसके साथ सुमेलित करना है आपको भौतिक मात्रा को इकाई के साथ। तो सुमेलित कीजिए आपका शक्ति के साथ किनका सुमेलित होगा, किलोवाट का हो जाएगा आपका सही, यानी कि ए का 4 इसका होगा। नेक्स्ट है आपका बी में है ऊर्जा यानी एनर्जी का हो जाएगा किलोवाट आवर्स हो जाएगा, यानी कि आपका बी का 5 हो जाएगा। उसके बाद है संवेग यानी मोमेंटम का किससे हो जाएगा, वो हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसका 1 हो जाएगा। और लास्ट आपका बचा दबाव, जिसे प्रेशर कहते हैं, और प्रेशर का यह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि आपका 3 हो जाएगा। तो 4513 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है देखिए, तो ये दिया हुआ है 4513 ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा कोड। तो मिला लीजिए, आपका पावर हो जाएगा आपका किसके साथ, किलोवाट के साथ, एनर्जी हो जाएगा किलोवाट आवर्स के साथ, मोमेंटम केजी मीटर पर सेकेंड, और ये प्रेशर हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपका सही मिलान है। विस्थापन और तय की गई दूरी एक संख्यात्मक अनुपात सदैव होता है, यानी कि द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस कवर्ड ऑलवेज क्या होता है, वो होता है 1 के बराबर या उससे कम, यानी कि इक्वल टू और या लेस देन 1, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। गेंद को ऊपर की ओर फेंकते समय निम्नलिखित में से कौन सा अस्थिर रहता है। तो जो अस्थिर रहता है वो होता है दोस्तों त्वरण, यानी कि एक्सेलरेशन जो है अस्थिर रहता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कांस्टेंट जो है एक्सेलरेशन रहता है 5 का सी। एक मोटर वाहन पर एक वृत्त पर एक समान गति से घूम रहा है, एक वृत्त यानी कि एक सर्कल पे। तो वाहन का शुद्ध त्वरण क्या है, तो नेट एक्सेलरेशन निकालना है उस व्हीकल्स का। उसका शुद्ध त्वरण होगा दोस्तों वृत्त के केंद्र की ओर, यानी कि टुवार्ड द सेंटर ऑफ सर्किल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, टुवार्ड द सेंटर ऑफ सर्किल। जो होगा आप एक्सेलरेशन होगा व्हीकल्स का, नेट एक्सेलरेशन वो होगा टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ सर्किल, यानी कि वृत्त के केंद्र की ओर। 7 नंबर प्रश्न देखिए कि न्यूटन के गति के नियम निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होते हैं। किस पर लागू नहीं होता है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वो नहीं लागू होते। प्रकाश के वेग के तुलनीय वेग से घूमना, यानी कि मूविंग विद वेलोसिटी कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है 7 नंबर प्रश्न का, आपका क्वेश्चन 7 का डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 8वां प्रश्न देखिए कि वह कौन सा वेक्टर है जो समन्वय प्रणाली की उत्पत्ति के अलावा किसी अन्य बिंदु के संदर्भ में एक बिंदु की स्थिति बताता है। तो विच द वेक्टर द गिवन द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रेफरेंस टू ए पॉइंट अदर देन द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, यानी कि विस्थापन वेक्टर होगा। वो एक बिंदु की स्थिति बताता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। 9वां नंबर प्रश्न देखिए कि कौन सा प्रमेय कहता है कि यदि एक कण 3 बलों की एक साथ कार्रवाई के तहत संतुलन में है तो प्रत्येक बल का अन्य 2 बलों के बीच के कोण की त्रिज्या के साथ एक स्थिर अनुपात होता है। तो कौन कहता है? ये कहता है दोस्तों आपका लामी की प्रमेय, यानी कि लामीज थ्योरम। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 9th नंबर प्रश्न का। चलिए 10वां देखिए कि अल्प अवधि के लिए कार्य करने वाले बलों को क्या कहा जाता है। अल्प अवधि के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए, जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है उसमें काम करने वाले बलों को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आवेगी बल, यानी कि इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। आवेगी यानी कि इम्पल्सिव फोर्स, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए काम करता है फोर्स। 11 नंबर प्रश्न देखिए कि एक कण वृत्त के तल में दक्षिणावर्त दिशा में एक वृत्त में घूम रहा है तो दिशा में कोणीय त्वरण होगी। कहाँ होगी दिशा में कोणीय त्वरण? द एंगुलर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कागज के तल के लंबवत होगी, यानी कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है आपका 11th का भी। 12th नंबर प्रश्न देखिए कि पृथ्वी के उपग्रह से जुड़ा संदर्भ विन्यास है, तो कौन सा विन्यास है पृथ्वी से जुड़ा? वो है गैर जड़तीय विन्यास, यानी कि नॉन इनरेशियल फ्रेम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 13 नंबर प्रश्न देखिए कि फ्लोरोसिस हड्डी रोग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो होता है पानी में फ्लोराइड के कारण। पानी में फ्लोराइड यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। उस कौन सा रोग होता है? फ्लोरोसिस होता है, हड्डी रोग जो होता है। ऑटोमोबाइल द्वारा उत्पन्न सबसे हानिकारक वायु प्रदूषक, तो सबसे हार्मफुल एयर पोल्यूटेंट प्रोड्यूस बाई ऑटोमोबाइल क्या होगा? वो होगा आपका CO, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CO। नेक्स्ट है आपका वायुमंडल के ऊपरी सतह में जो होते हैं ऊपरी स्तर में ओजोन परत की कमी के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है, कौन रिस्पॉन्सिबल है दोस्तों? वो है आपका फ्रियोन रिस्पॉन्सिबल है ओजोन परत की कमी के लिए ऊपरी सतह में वायुमंडल के, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। विश्व में जीवन के लिए सबसे हानिकारक निम्न में से कौन सा है? इनमें से दोस्तों वो है आपका न्यूक्लियर फॉल्यूंट है, यानी कि परमाणु पतन जो है विश्व में जीवन के लिए सबसे हार्मफुल है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में बहुबंध में इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, यानी कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है आपका 17 नंबर प्रश्न का। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन गैस का उत्पादन नहीं करेगा? वो नहीं करेंगे आपका जिंक और सांद्र H2SO4 के बीच प्रतिक्रिया, यानी कि रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड कॉन्सेंट्रेशन H2SO4, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, जो हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस नहीं करेगा। ऑटो ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? तो ऑटो ऑक्सीडेशन कहते हैं H2O के ऑक्सीकरण द्वारा H2O2 का निर्माण होना को ऑटो ऑक्सीडेशन कहते हैं, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ H2O2 बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ H2O, यानी ऑप्शन नंबर बी 19 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है ऊष्मागतिकी की तीसरा नियम किस गुण के मूल्यांकन की विधि द्वारा प्राप्त करता है? वो करता है दोस्तों पूर्ण एंट्रोनॉमी के द्वारा, यानी कि एब्सोल्यूट एंट्रोट्रॉपी। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, एब्सोल्यूट एंट्रोट्रॉपी जो है ऊष्मागति का तीसरा नियम मूल्यांकन की विधि प्रदान करता है। सो ऑप्शन नंबर सी 20वां का करेक्ट आंसर है आपका 20 नंबर क्वेश्चन का। 21 में देखिए 21 में कि आवृत्ति बीजी पराग आमतौर पर जारी किया जाता है। वो जारी किया जाता है किसके? 2 कोशिका अवस्था, यानी कि 2 सेल्ड स्टेज में। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंजियोस्पर्म जो है आपका पोलन जनरली रिलीज्ड एज ए सेकेंड सेल्ड स्टेज। पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? पूर्ण ऑक्सीकरण पाइरूवेट का बताना है 22वां प्रश्न। वो होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 23वां नंबर की आपका निम्नलिखित में किस पौधे की अपनी कठोरता बनाए रखने के लिए किसी पौधे की अपनी कठोरता बनाए रखने के लिए मिट्टी में पानी की सबसे कम मात्रा की आवश्यकता होती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो देखिए व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर इन द सॉइल दैट ए प्लांट रिक्वायर्स टू मेंटेन इट्स टर्जिटी इज नोन एज। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, यानी कि अस्थायी नमी बिंदु। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है आपका 23 नंबर प्रश्न का। बैक्टीरिया का आनुवांशिक पदार्थ किस में पाया जाता है?
आनुवांशिक यानी कि जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया का, वो पाया जाता है साइटोप्लाज्म में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ट्रू है, वो भी हनी बी के बारे में, मधुमक्खियों के बारे में। उनके बारे में देखिए, नर अगुणित होते हैं यानी कि मेल्स आर हैप्लॉइड, सही है दोस्तों। श्रमिक बांझ और द्विगुणी होते हैं, ये भी सही है। और रानी द्विगुणी लार्वा से विकसित होती है जो शाही जेली पर फील्ड करती है, ये भी आपका करेक्ट है स्टेटमेंट। किनके अकॉर्डिंग, वो है हनी बीज के अकॉर्डिंग। लेकिन जो 4 है कि नर द्वारा एकत्रित बनाया जाता है, ये आपका गलत स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सो ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर होगा, ओनली 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट है आपका सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, एक तरफ है अणु और एक तरफ है पाचन उत्पाद। तो आपका प्रोटीन जो होगा एमिनो एसिड से हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, वो आपका मोनोसेक्राइड। उसके बाद आपका है न्यूक्लिक एसिड, वो हो जाएगा आपका नाइट्रोजनस आधार और पेंटोज शर्करा। और लास्ट बचा लिपिड एक फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है। तो यानी कि आपका 4, 3, 1, 2 इसका करेक्ट मिलान होगा। तो 4, 3, 1, 2 ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है। सो ऑप्शन नंबर डी 26 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मैच करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 से। एक तरफ है आपका संरचना यानी स्ट्रक्चर और दूसरी तरफ है कार्य यानी कि फंक्शन। तो एक दूसरे से आपको मैच करना है कॉलम को। तो चलिए 27 का क्या हो जाएगा, वो होगा स्टोमेटा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा स्वेद। नेक्स्ट है आपका बार्क का क्या हो जाएगा आपका सही मिलान, बार्क का फटाफट बताइए दोस्तों। स्टोमेटा का जो जाएगा स्वेद, तो बार्क का क्या होगा, बार्क का हो जाएगा आपका तने का संरक्षण। और कैविलियम का हो जाएगा आपका क्या, द्वितीयक वृद्धि। और लास्ट आपका बचा क्यूटिकल का हो जाएगा पानी की क्षति को रोकना। यानी कि 4, 1, 3 और 5 इसका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए 4, 1, 3 और 5 दिया हुआ है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है 27 नंबर प्रश्न का। 28 नंबर देखिए, क्या आनुवांशिक रूप से इंजीनियर किया गया गोल्डन राइस निम्नलिखित में से किससे समृद्ध है। इंजीनियर किया गया गोल्डन राइस, तो गोल्डन राइस जो है आपका बीटा कैरोटीन और विटामिन ए और फोलिक एसिड से संबंधित है। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का। मृत धब्बों वाली पीली पत्तियों वाली योजना में किसकी कमी होती है, तो किसकी कमी होती है, वो होती है दोस्तों मैग्नीशियम की, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पीली धब्बे वाली पीली पत्तियों में योजना की कमी होती है मैग्नीशियम की। स्वपोषित जीवों की कार्बन एवं ऊर्जा आवश्यकताएं पूरी हो जाती है, तो पूरी हो जाती है प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस से। सो ऑप्शन नंबर ए 30 का करेक्ट आंसर है। 31 देखिए कि किसने लोकतंत्र को जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन के रूप में वर्णित किया है, तो कि यहाँ अब्राहम लिंकन साहब ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 31 का। भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति किसके समान है, संवैधानिक स्थिति जो समान होता है वो होती है ब्रिटिश क्वीन के समान भारत के राष्ट्रपति का पोजीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 32 का। 33 में आपका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको बताइए जो स्टेटमेंट है उसमें से कौन सा सही है कौन से गलत है, आपको बताना है। तो आपका स्टेटमेंट 1 है कि अधिनियम लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं और विधान परिषद में सीटों के आवंटन के लिए अधिनियमित किया गया था, ठीक। और दूसरा आपका स्टेटमेंट है कि अधिनियम में 2026 के बाद आयोजित होने वाली पहली जनगणना तक निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर रोक लगाने का प्रावधान है। तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है आपको ये बताना है। तो इसमें दोस्तों जो है आपका कथन 1 और कथन 2 जो है दोनों सही है, और कथन 2 जो है कथन 1 के लिए सही स्पष्टीकरण नहीं है ये बताता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका है कि चुनावी मामलों से संबंधित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शामिल है। तो इसमें कौन सा प्रावधान शामिल है कि संसद और राज्य विधान मंडलों की सदस्यता के लिए योग्यताएं और अयोग्यताएं, ये आपका शामिल है। उसके बाद है कि राजनीतिक दलों का पंजीकरण, ये भी शामिल है। उपचुनाव एवं रिक्तियों को भरने की समय सीमा, ये भी शामिल है। और सिविल न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को छोड़कर ये चारों आपके शामिल है किसमें, चुनावी मामले से संबंधित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में।
सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत में एक विधेयक कब संसद का अधिनियम बन जाता है? वो बनता है जब इसे राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो जाती है, व्हेन इट रिसीव द एसेंट ऑफ ए प्रेसिडेंट, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। यह एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है जब इसे राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट है 36 नंबर की 15वें विधि आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं, यानी कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं ये आपको बताना है। तो स्टेटमेंट्स पढ़िए और कितने सही है वो बताइए। तो इसमें दोस्तों केवल 2 कथन सही हैं। कितने? 2 कथन हैं इन 3 में, जो कि इसके 15वें विधि आयोग के संबंध में दिए हुए हैं। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 का, यानी 36 का। 37 में देखिए कि भारत में तीसरे स्तर के शासन के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है वो आपको बताना है। जो करेक्ट स्टेटमेंट है दोस्तों पढ़िए क्या है आपका, कि 1957 में अशोक मेहता समिति ने राज्यों में पंचायती राज की त्रिस्तरीय संरचना की स्थापना की सिफारिश किए थे। तो नहीं दोस्तों, तो ये आपका नहीं होगा सही। बलवंत राय मेहता समिति ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए अनिवार्य कोटा की सिफारिश की, ये भी आपका सही नहीं है। तो आपका पहला और दूसरा नहीं होगा, तो ना तो 1 है ना ही 2 है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है आपका 37। 38 में आइए कि 73 जो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और को कितने कथन सही है वो आपको बताना है। तो इसका जो कथन सही है, कितने करेक्ट स्टेटमेंट है वो है दोस्तों आपके तीनों हैं, कि अधिनियम ने 3 स्तरीय ग्रामीण संस्थानों ग्राम पंचायत, ग्राम समिति और जिला परिषद का अनावरण किया। अधिनियम के अनुसार पंचायतों के सभी स्तरों पर 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है, यानी रिजर्व्ड है वुमेन के लिए। इसने वित्त आयोग के गठन और राज्य सरकारों से PRI को निदान के प्रावधान को अनिवार्य किया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा तीनों। 74वें संविधान संशोधन जो हुआ था उसके अधिनियम में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन से आपके कथन सही है, कितने वो आपको बताना है 39 में। इसमें दोस्तों केवल 2 कथन सही हैं, वो भी 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में, केवल 2, ओनली 2। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समिति ने आदिवासी क्षेत्रों में स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना की सिफारिश की? वो सिफारिश किए थे भूरिया कमेटी, यानी कि भूरिया कमेटी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा भूरिया समिति। 41 नंबर प्रश्न देखिए कि कुछ राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर नहीं बल्कि संस्कृति, जातीयता या भूगोल के आधार पर मतभेदों को पहचान के लिए किया गया था। तो इनमें से ऐसे राज्य हैं, तो इनमें से कौन कौन राज्य हैं वो है आपके नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड, ये तीनों राज्य हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ है कि सम स्टेट्स वेयर क्रिएटेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बट द रिकोगनाइज डिफरेंस बेस्ड ऑन कल्चर, एथनिसिटी और ज्योग्राफी। दिस इंक्लूड स्टेट लाइक नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 42 देखिए कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है? वो लिया गया है आपका राज्यपाल का कार्यालय, यानी कि ऑफिस ऑफ द गवर्नर, और दूसरा है आपातकालीन प्रावधान यानी इमरजेंसी प्रोविजन। 1 और 2 जो है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 42 नंबर आपका क्वेश्चन का। 43 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, आपको विचार करना है, स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो इसका जो राइट स्टेटमेंट कौन सा है वो पढ़िए, कि किसी देश में सामाजिक विविधता के दावे को देश के लिए खतरे के स्रोत के रूप में देखा जाना चाहिए, यानी द असर्शन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी इन ए कंट्री नीड टू बी सीन एज ए सोर्स ऑफ डेंजर फॉर कंट्री। तो नहीं दोस्तों, ये आपका गलत स्टेटमेंट है, फॉल्स है। राजनीति में विभिन्न प्रकार के सामाजिक विभाजनों के अभिव्यक्ति से अक्सर लोकतंत्र कमजोर होता है। तो ये भी आपका स्टेटमेंट फॉल्स है, इनकरेक्ट है। तो ना 1 होगा ना ही 2 होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत को दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ गिवन संस्कृत द स्टेटस ऑफ सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज। वो दिया है आपका कि कौन कौन दोस्त, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये 2 आपके स्टेट दिए हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा आपका उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। 2 और 5 करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम लंदन में रहने वाले एक उच्चायुक्त को ग्रेट ब्रिटेन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रदान करता है, यानी विच एमॉन्ग ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइडेड फॉर ए हाई कमिश्नर हु रिसाइड इन लंदन रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन ग्रेट ब्रिटेन। वो प्रोवाइड करता है भारत सरकार ने अधिनियम 1919, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 1919
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन ग्रेट ब्रिटेन को जो कंसाइडर करता है, प्रोवाइड करता है। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है, फटाफट बताइए दोस्तों। हाई सेक्स रेशियो इन बिहार कौन सा आपका डिस्ट्रिक्ट है? उसका जो राइट आंसर है वो है आपका गोपालगंज है, जहाँ हाई सेक्स रेशियो है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो कौन सा स्थान, उसका प्लेस का नाम बताइए। जो 1922 का जो सेशन हुआ था वो किस स्थान पे हुआ था? वो हुआ था गया में हुआ था। गया यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? वो बनाई थी सर्वप्रथम अपनी राजधानी चंद्रगुप्त मौर्य ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार में नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था वो 15 अप्रैल को, और आपका ईस्वी हो जाएगा 1930। सो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर है सी। जो साल्ट सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था वो 1930 को 15 अप्रैल से स्टार्ट हुआ। सूर्य वंश की स्थापना किसने की थी? 50वां प्रश्न। इसकी स्थापना शेरशाह सूरी यानी शेरशाह ने किया सूर्य वंश की स्थापना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा कब दिया गया? तो मुगल वो दिया गया 1580 में, मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा बिहार को। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। व्हेन वाज बिहार गिवन द स्टेटस ऑफ प्रोविंस ऑफ द मुगल एम्पायर? तो इन 1580 में। बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ? वो हुआ था दोस्तों शाह आलम द्वितीय का। शाह आलम द्वितीय या सेकंड, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, जिसका जो राज्याभिषेक हुआ अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था। नेक्स्ट है आपका बिहार में मुगल स्थापत्य कला का उदाहरण है। तो इसका उदाहरण है पटना स्थित सांगी मस्जिद, मनेर स्थित दौलत शाह का मकबरा और पटना में स्थित सैफ खां का मकबरा। उपयुक्त सभी जो है आपका मुगल आर्किटेक्चर का जो एग्जाम्पल है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अलीवर्दी खां ने बिहार में अफगानों को किस युद्ध में पराजित किया था? अलीवर्दी खां वो पराजित किए थे पटना के युद्ध में, यानी बैटल ऑफ पटना। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहाँ था? तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेबोरेटरी कहाँ था? फटाफट बताइए दोस्तों कमेंट में। वो था सासाराम में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सासाराम। बिहार के मनेर में स्थित दौलत शाह का मकबरा के संबंध में क्या सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है वो बताना है। दौलत शाह के संबंध में मकबरा जो है, इनके संबंध में दोस्तों दोनों कथन सही है कि इसका निर्माण लाल पत्थर से हुआ और इस पर अकबर के अधीन विकसित संश्लेषित शैली का प्रभाव है। ये दोनों उपयुक्त, ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर बिहार के कर्नाट शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा हुआ था? तो यह हुआ था दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। विच सुल्तान एंडेड द कर्नाट रूलर ऑफ नॉर्थ बिहार। शेरशाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था? वो किए थे दोस्तों आपके चौसे के युद्ध में, बिलग्राम अथवा कन्नौज के युद्ध, इस दोनों में जो है शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया था, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। अंग्रेजों ने 1620 में बिहार में सर्वप्रथम कहाँ अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था? 1620 ईस्वी में वो प्रयास किए थे आलमगंज, पटना में। कहाँ? आलमगंज में। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुआ था 1916 ईस्वी में दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। पटना हाईकोर्ट इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1916 में। 61 नंबर प्रश्न है कि आपका कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत कब हुआ? कंप्लीटली एंड कब हुआ था कर्नाट वंश का? वो हुआ था 1378 एडी में, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए इसका राइट आंसर है, टिल 1378 एडी। अस्परगढ़ जो गया है उससे प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इसके दीवारों पर किस कथा का दृश्य अंकित है? इन पे दोस्तों अंकित है नल दमयंती के प्रणय गाथा का। किनका? नल दमयंती के प्रणय गाथा, यानी लव स्टोरी ऑफ नल दमयंती। सो ऑप्शन नंबर बी इसका 62 का करेक्ट आंसर है। 63 नंबर में देखिए कि उत्तर बिहार के गंडक की सहायक नदी कौन है? ट्रिब्यूटरी ऑफ गंडक ऑफ नॉर्थ बिहार। ट्रिब्यूटरी कौन सा है? वो है आपके गंगा नदी है। कौन है? गंगा नदी जो है गंडक के ट्रिब्यूटरी है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा गंगा। पश्चिम कोसी नहर प्रणाली से बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला सिंचित है? वो सिंचित जिला है आपका मधुबनी, दरभंगा और मुजफ्फरपुर। ये तीनों जिला सिंचित है किससे? पश्चिम कोसी नहर प्रणाली से। सो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा 64 का। नेक्स्ट आपका मगध साम्राज्य के काल में कौन सी लिपि प्रचलित थी? मगध साम्राज्य के काल में
वो लिपि प्रचलित थी ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। भारतीय नौसेना ने 2024 को घोषित किया है, तो वो घोषित किया है क्या? इंडिया ईयर ऑफ द नेवल सिविलियंस 2024 को भारतीय नौसेना ने घोषित किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ईयर ऑफ द नेवल सिविलियंस। नेक्स्ट आपका 67 के केंद्र ने बजट 2024 में कितने मानक रेल डब्बे को वंदे भारत मानकों में अपग्रेड करने के लिए एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की घोषणा की है? तो कितने मानक रेल डब्बे को फटाफट दोस्तों कमेंट में आंसर दीजिए। वो दिए पूरे 40,000, कितने 40,000 रेलवे कोच को, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 67 का। राष्ट्रपति नायब बुकले किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित हुए हैं? वे हुए अल सल्वाडोर के पुनः राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69 है कि दिव्य कला मेला 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? वो स्टेट का नाम है त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ जो दिव्य कला मेला का ऑर्गेनाइज किया गया था। 70 नंबर प्रश्न देखिए कि फरवरी 2024 में फ्रांस के बाद भारत की यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई सेवाएं किस देश के बीच शुरू हुई? वो शुरू हुआ आपका श्रीलंका और मॉरिशस के बीच। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 70 नंबर क्वेश्चन का। 71 नंबर देखिए, सतह पर भूकंप के केंद्र के निकटतम बिंदु को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है दोस्तों इपिक सेंटर, यानी ऊपरी केंद्र। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है 71 का। 72 है कि प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धांत का प्रस्ताव है कि पृथ्वी का स्थल मंडल कितने प्रमुख और कुछ छोटी प्लेटों में विभाजित है? तो विभाजित है 7 प्लेटों में, यानी ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है, इसके लिए प्रमुख जिम्मेदार होता है आउटर कोर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा बाहरी कोर। भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो भारत डिवाइडेड है 4 में, कितने सिस्मिक जोन में? 4 सिस्मिक जोन में। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 4 सिस्मिक जोन। 75 देखिए कि सुझाव देखिए हमें अपने पर्यावरण को बचाने के लिए किस प्रकार के संसाधनों का अधिक उपयोग करना चाहिए? तो सुझाव दीजिए दोस्तों, वो करना चाहिए गैर नवीकरणीय संसाधनों को, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका 75 का, सॉरी दोस्तों, गैर नवीकरणीय संसाधन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वो करना किसे करने के लिए दे रहा है? तो वह है नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग जो है हमेशा करना चाहिए, जिससे पर्यावरण बचेगा। नवीकरणीय संसाधन जैसे कि आपका सनलाइट हो जाएगा, सौर ऊर्जा, वो नवीकरणीय संसाधन का एक स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन से नवीकरणीय संसाधनों का उदाहरण है? फिर आ गया देखिए, वो उदाहरण है आपका सौर ऊर्जा। देखिए इसमें दिया हुआ है सौर ऊर्जा हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण सौर ऊर्जा है, सोलर एनर्जी है। किस प्रकार की खेती में भूमि का उपयोग भोजन और चारे को फसल उगाने के साथ साथ पशुधन पालने के लिए भी किया जाता है? वो है मिश्रित खेती, यानी कि आपका मिक्स्ड फार्मिंग कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 77 का। वे चट्टानें कहलाती है जिसमें जीवाश्म होते हैं, तो वे अवसादी यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाती है जिसमें कि फॉसिल्स होते हैं और रॉक्स में। ऑप्शन नंबर ए 78 का करेक्ट आंसर है। 79 है कि कौन सा सही सुमेलित है? तो जो लू होती है वो गर्म हवा होती है, सही सुमेलित है दोस्तों। सो ऑप्शन नंबर सी 79 का भी करेक्ट आंसर है। 80 में देखिए कि सौर मंडल की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड द सोलर सिस्टम, उसकी खोज की कॉपरनिकस ने। कॉपरनिकस, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन बिहार के सासाराम और राजस्थान के रोहतास से जुड़ा हुआ चित्तौड़गढ़ तक फैला हुआ है? तो वो जगह फैला हुआ है विंध्य रेंज। कहाँ से कहाँ तक? राजस्थान के रोहतास से जुड़ा हुआ जो चित्तौड़गढ़ तक फैला हुआ है विंध्य रेंज। ऑप्शन नंबर बी 81 का करेक्ट आंसर है। 82 है कि हवा की गति का मुख्य कार्य क्या है? मेन काउजेज ऑफ विंड मूवमेंट इज द, उसका जो होता है पृथ्वी का असमान तापन, यानी कि अनइवन हीटिंग ऑफ इंडिया जो है, इसका प्रमुख कारण है हवा की गति का। सो 82 का सी करेक्ट आंसर होगा। 83 में देखिए कि उत्तर पूर्वी मानसून निम्नलिखित में से किस राज्य को सबसे पहले प्रभावित करता है? कौन सा राज्य जो है इफेक्ट होता है सबसे पहले उत्तर पूर्वी मानसून यानी नॉर्थ ईस्ट मानसून से? वो होता है दोस्तों तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु, या ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। विच ऑफ द फ्लोइंग क्रॉप्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ खरीफ फसल? खरीफ फसल का कौन सा फसल जो एग्जाम्पल है? वो है आपका कपास है, कपास, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा कॉटन। पृथ्वी का कोर मुख्य रूप से बना होता है, अर्थ कोर इज मेनली मेड अप, कैसे बना होता है? वो बना होता है निकल और लोहा से, यानी निकल और आयरन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नाना घाट शिलालेख निम्नलिखित में से किस सातवाहन राजा की उपलब्धि का वर्णन करता है?
तो वो करता है दोस्तों ना ही कान्हा का, ना ही गौतमी पुष्करनी का, ना ही वशिष्ठ पुलुमावी का। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। महाबलीपुरम के चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? उस मंदिर का निर्माण करवाया गया था दोस्तों महेंद्र वर्मन के द्वारा। सो ऑप्शन नंबर सी 87 का करेक्ट आंसर है। 88 में देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक मौर्य प्रशासन का हिस्सा नहीं था? उसका नाम है अग्रहारी का जो है मौर्य प्रशासन का हिस्सा नहीं था। सो ऑप्शन नंबर ए 88 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 89 देखिए किस चोल राजा ने सीलोन पर विजय प्राप्त की? सीलोन पर विजय प्राप्त किए थे राजराज प्रथम ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 89 का भी। 90 नंबर देखिए किस वर्ष जेबी वैन ब्यूटेनेन ने महाभारत का आलोचनात्मक संस्करण का अंग्रेजी अनुवाद किया था? कौन है? JB वैन ब्यूटेनेन। वो किए थे दोस्तों कब? 1973 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, जो कि महाभारत का जो है अंग्रेजी में अनुवाद किए थे। बौद्ध परंपराओं के अनुसार बुद्ध का सारथी कौन था? तो बुद्ध के सारथी थे चन्ना। कौन थे? चन्ना थे बुद्ध के सारथी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। किस सम्राट ने भूमि के माप के लिए जब्ती प्रणाली को जो है अपनाया था? तो जब्ती व्यवस्था को जो अपनाया था उनका नाम बताना दोस्तों सम्राट का। वो थे कौन? शेरशाह थे। शेरशाह जो थे आपके जब्ती प्रथा को अपनाया था, जब्ती प्रणाली को भूमि माप के लिए। सो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा 92 का भी। 93 में देखिए कि हुमायूं नामा की लेखिका गुलबदन बेगम कौन थी? तो गुलबदन बेगम थी बैरम खान की, मतलब हुमायूं की बहन थी। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, सिस्टर ऑफ हुमायूं। पानीपत की पहली लड़ाई किसने जीती? तो पानीपत की पहली लड़ाई जीते थे बाबर ने। बाबर, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। हु वोन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत? तो बाबर। निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करना है आपको, और कौन से जोड़ा सही है, आपको कितने जोड़ा सही है वो बताना है। तो इसमें मात्र 2 जोड़ा सही है, ओनली 2 सही है। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 95 का। 96 है कि प्लासी युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? उस समय मुगल सम्राट थे आलमगीर द्वितीय, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। हवा महल का निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण करवाया महाराजा सवाई प्रताप सिंह। हु बिल्ट हवा महल? तो महाराजा सवाई प्रताप सिंह, यानी ऑप्शन नंबर बी 97 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98 में आइए कि औपनिवेशिक शिक्षा पर गांधी जी के विचारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी कि फॉल्स है। कौन सा स्टेटमेंट? उनके विचार के बारे में कि अंग्रेजी शिक्षा पढ़ने और लिखने के बजाय मौखिक ज्ञान पर केंद्रित थी, ये आप इनका जो है गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, जो गांधी जी के विचार के बारे में रॉन्ग स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। 99 है कि किस यूरोपीय शक्ति के हस्तक्षेप ने भारत में मराठा संघ के प्रभुत्व को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया, जिसे सामूहिक रूप से मराठा युद्धों के रूप में जाने वाले संघर्षों की एक श्रृंखला के मध्य उपमहाद्वीप में मराठा की शक्ति के अंत गिरावट हुई? वो था ब्रिटिश, यानी ऑप्शन नंबर 20 का, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ब्रिटिश। नेक्स्ट 99 के बाद 100 नंबर प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा दावा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के भीतर मुख्य राष्ट्रवादियों की विचारधारा और तरीकों का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो वो करता है कि वे प्रत्यक्ष कार्रवाई में विश्वास करते थे, जिसमें बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा और निष्क्रिय प्रतिरोध शामिल थे, लेकिन स्वराज प्राप्त करने के लिए यदि आवश्यक हो तो बल के उपयोगों के खिलाफ नहीं थे। तो ये आपका सही करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। 101 देखिए कि स्वतंत्रता के बाद भारत के संदर्भ में राज्यों का भाषाई पुनर्गठन एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद मुद्दा था। तो देश में राज्यों के भाषाई पुनर्गठन के लिए एक मिसाल कायम करते हुए भाषाई आधार बनाया जाने वाला पहला राज्य कौन था? तो फर्स्ट स्टेट था वो आंध्र प्रदेश था दोस्तों। कौन था? आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। व्यक्तित्व ने भारतीय राष्ट्रवाद के दार्शनिक आधार में योगदान दिया। कौन सा व्यक्तित्व? तो इनमें से एक उल्लेखनीय व्यक्ति ने भारत के राष्ट्रीय पुनरुत्थान की नींव के रूप में पूर्वी आध्यात्मिक ज्ञान और पश्चिमी वैज्ञानिक प्रगति के संश्लेषण के लिए तर्क दिया। तो इस विचारक के विचार समानता, लोकतंत्र और विज्ञान के आधुनिक आदर्शों के साथ भारत के आध्यात्मिक विरासत के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण की वकालत करके राष्ट्रवादी आंदोलन को प्रेरित करने में सहायक थे। तो भारतीय राष्ट्रवाद के भौतिक उत्थान में यह प्रभावशाली व्यक्ति कौन थे? उस व्यक्ति का नाम है स्वामी विवेकानंद, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 102 नंबर क्वेश्चन का आपका। 103 में देखिए कि फाहियान ने निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को अपना घर वापसी की यात्रा शुरू किया? किस भारतीय राज्य से?
उस राज्य का नाम है बंगाल, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ से जो फाइयान है अपना घर वापसी का जो है इस राज्य से अपना यात्रा शुरू किया था। फाइयान स्टार्टेड हिज होम कमिंग जर्नी फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट, तो बंगाल। अल्लूरी सीताराम राजू भारत के किस राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे? तो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स जो थे वो किस स्टेट के थे? अल्लूरी सीताराम राजू वे थे दोस्तों आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। स्वशासन या स्वराज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम लक्ष्य है। यह घोषणा दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस सत्र में की, यानी कि कौन सा सेशन में किया? वो किए थे कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है कलकत्ता। तमिलनाडु के चिंगलपुर जिले के उत्तरामेरू के शिलालेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सभा का सदस्य नहीं हो सकता है? हो सकता है कि जिन लोगों ने अपने खाते जमा नहीं किए हैं वे सदस्य नहीं हो सकते हैं। तो दोज हु हैव नॉट सबमिटेड देयर अकाउंट्स। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 18वीं शताब्दी में किसके अधीन बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? तो अंडर होम डिड बंगाल ग्रेजुअली ब्रेक अवे फ्रॉम द मुगल कंट्रोल इन 18th सेंचुरी। तो वो हो गया था दोस्तों मुर्शिद कुली खान के किसमें? मुर्शिद कुली खान के समय में। सो ऑप्शन नंबर सी इसका 107 का करेक्ट आंसर है। 108 नंबर प्रश्न में देखिए कि निचली जातियों की दमनकारी स्थितियों को सबसे पहले निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक द्वारा अमेरिका में काले दासों की स्थिति के अनुरूप देखा गया था? तो देखा गया था ज्योतिराव फूले। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। वर्ष 1556 में भारतीय समाज के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण था। तो किस लिए महत्वपूर्ण था वर्ष 1556? वो महत्वपूर्ण था दोस्तों हिंदू अथवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था इस दिन। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 109 का। 110 देखिए कि अशोक को अशोक महान के नाम से जाना जाता था क्योंकि वह एक महान विजेता था। ही वॉज ए ग्रेट कॉन्क्यूरर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। गैर मुस्लिम को नमक धार्मिक कर देना पड़ता था। तो गैर मुस्लिम को जो जजिया नमक कर देना पड़ता था, रिलीजियस टैक्स। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 112 में अहोम राजा के थे। तो अहोम राजा के कौन थे? वो थे असम के थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर अहोम राजा असम के थे। 5वीं रिपोर्ट जो है ब्रिटिश संसद की कब पेश किया गया आपका? 5th रिपोर्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट वो कब हुआ था? वो हुआ था दोस्तों 1813 ईस्वी में। सो 1813 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर 1813 में। 114 नंबर प्रश्न देखिए आप। 113 तो देख लिए, 114 देखिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको वो बताना है। तो जो ट्रू स्टेटमेंट है दोस्तों आपका कि आज़ादी के बाद हड़प्पा सप्ताह के अधिकांश केंद्र पाकिस्तान में चले गए और हड़प्पा सप्ताह में शासकों की महत्वपूर्ण भूमिका थी और हड़प्पा में मृतकों को दफनाया गया था। ये सभी ट्रू है, लेकिन दूसरा जो है फॉल्स है। सो ऑप्शन नंबर बी 114 का करेक्ट आंसर है। 13 दिसंबर 1946 को भारत के संविधान का उद्देश्य का जो प्रस्ताव है उसने किसने प्रस्तावित किया था? वो प्रस्तावित किए थे जेएल नेहरू, यानी ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। हु प्रपोज द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन December 13, 1946। पापनासम समुद्र तट जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था किस राज्य में स्थित है? वो स्थित है दोस्तों केरला में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 16 नंबर प्रश्न, भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा क्षेत्र हेम्स किस राज्य से शुरू की जाएगी? HEMS वो शुरू की जाएगी उत्तराखंड से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। रविचंद्रन अश्विन टेस्ट इतिहास में 500 विकेट लेने वाले कैम में भारत के और दुनिया के गेंदबाज बन गए हैं? तो बन गए हैं दोस्तों दूसरा जो है भारत के सेकंड है और 9वें जो है दुनिया के गेंदबाज बन गए 500 विकेट लेने वाले। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है 118 नंबर प्रश्न, 118 नंबर का बी। नेक्स्ट आपका 119 में आइए कि भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है 119 में। तो जो पहला कथन है सही है कि भारत का पहला गति शक्ति अनुसंधान जो अध्यक्ष GIIM शिलोंग में स्थापित किया जाएगा। यह जो है भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ के संबंध में ट्रू स्टेटमेंट है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर 119 का। 120 में देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय IPS सूचकांक 2024 में भारत का क्वथनांक क्या है? तो भारत का क्वथनांक है दोस्तों 42/24 ND, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 42वां। 2023 में उद्घाटन भारतीय मोटो ग्रांट जो पिक्स किसने जीता था? वो जीता था दोस्तों फ्रेंस्किको बगानिया ने, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 121 का। 2023 में आयरिश लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य अधिकारी MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
वो नियुक्त किया गया है संजीव मंत्री जी को, यानी ऑप्शन नंबर ए 122 का करेक्ट आंसर है। 123 है कि विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 25 सितंबर को, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 ग्लोबल रेटिंग के अनुसार चालू वित्त वर्ष FY24 के लिए भारत का विकास अनुमान क्या है, विकास का जो पूर्वानुमान क्या होता है वो बताना है आपका। किसके लिए? S&P ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार चालू वित्त वर्ष के लिए भारत का विकास पूर्वानुमान बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 6%, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका 125 के वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेटेड कब किया जाता है, तो वो किया जाता है 26 सितंबर को। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। संभावित वैश्विक खतरे का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था, जिसके बारे में स्वास्थ्य सेवा विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यह कोविड-19 से भी अधिक घातक हो सकता है और 50 मिलियन से अधिक लोगों को जान दे सकता है। उसका नाम है डिजीज एक्स, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 2023 के प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, वो सम्मानित किया गया वहीदा रहमान जी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अमेजन ने किस AI स्टार्टअप में $4 बिलियन तक के रणनीतिक निवेश की घोषणा की है, उसका नाम है एंथ्रोपिक। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना की सूची में शामिल किए गए पहले C-29 मध्यम सामरिक परिवहन विमान का निर्माण किसने किया था, इसका निर्माण जो है एयरबस ने किया। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है 129 का। 130 में कि खमीरी मोह सिक्किम जो है आउटरीच कार्यक्रम के माध्यम से पूर्वोत्तर भारत के युवाओं के बीच कैरियर के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए किस ऑटोमोबाइल निर्माता ने भारतीय नौसेना के साथ साझेदारी की है, उनका नाम है मारुति सुजुकी इंडिया। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। हिंडन एयरबेस गाजियाबाद में भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया, तो इसके उद्घाटन राजनाथ सिंह ने किया, यानी ऑप्शन नंबर सी 131 का करेक्ट आंसर होगा। भारत सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात को कितने और गैर बासमती चावल निर्यात करने की अनुमति दी हुई 75,000 टन। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर 132 का। यूनिक्लो इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया, वो नियुक्त किया गया कैटरीना कैफ, यूनिक्लो इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है कैटरीना कैफ। कौन सी मुद्रा 2023 में सितंबर तिमाही में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बनकर उभरी है, उस मुद्रा का नाम है अफगानी मुद्रा, जो कि सितंबर तिमाही में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बनकर उभरी है। नेक्स्ट आपका कि वर्ल्ड रेबिस डे सेलिब्रेट किया जाता है कब, वो किया जाता है 28 सितंबर को, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रत्येक वर्ष विश्व सुंदरी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व सुंदरी दिवस वो मनाया जाता है प्रत्येक सितंबर का पहला गुरुवार को। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है प्रत्येक सितंबर का अंतिम गुरुवार, यानी कि लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी सितंबर। इस दिन जो है समुद्री दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड मैरीटाइम डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। 147 देखिए कि अपर्याप्त पूंजी के संबंध में चिंताओं के कारण हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, तो क्या है कंपोल सहकारी बैंक का, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। किस भारतीय IT प्रमुख ने विभिन्न उद्योगों में व्यावसायिक संचालन में AI क्षमताओं को सबसे आगे लाने की माइक्रोसॉफ्ट के साथ सहयोग किया है, वो सहयोग किया है दोस्तों इन्फोसिस के साथ, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। किस संगठन ने अगले 3 वर्षों में बिजली और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में 55,000 करोड़ के ऋण के साथ वित्त पोषण के लिए पंजाब नेशनल बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, उसका नाम है दोस्तों REC लिमिटेड, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। सूचना तक सार्वभौम पहुंचने के लिए विदेश अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है दोस्तों आपका वो भी 28 सितंबर, सूचना तक सार्वभौम पहुंचने के लिए। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 140 का। 141 में देखिए आपका सभी मैथ के प्रश्न है, तो 141 से लेकर आपके 150 के सभी मैथ के प्रश्न होंगे। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए 141 से लेकर 150 तक को, और फटाफट दो आप दोस्तों इसको बना दीजिए पूरे। देखिए आपका इस सेट नंबर 2 जो है आपका 150 प्रश्नों के साथ समाप्त हुआ। और देखिए हमने बोला था इस वीडियो के स्टार्टिंग में कि आपको आंसर शीट दे दी जाएगी, तो यह रहा आपका आंसर की, आप सभी से मिलान कर लीजिए कितने आपके सही हुए कितने आपके गलत हुए हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस सेट को दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के बीच और लाइक कीजिए हमारे वीडियो को। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।